अब हम लोग बात करते हैं गॉसिस एप्लीकेशन ऑफ गॉसिस लॉ के सेकंड कंडीशन से। पहला जो कंडीशन हम लोग बात किए थे इनफाइनाइट वायर से, और दूसरा जो इसका एप्लीकेशन है वो है क्या, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नियर ऑन इनफाइनाइट प्लेन चार्ज नॉन कंडक्टिंग सीट। यानी जो सीट हमें दिखाई दे रहा है ये कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। तो पहले इस सीट को हम लोग क्या करते हैं, बाहर से चार्ज कर देते हैं। जैसे ही इसे हम लोग आवेशित करते हैं तो इस पर प्लस चार्ज जो है आवेशित हो जाता है। तो इस सरफेस पर, यानी ये इसके दो सरफेस होते हैं, एक ये वाला हिस्सा और एक इसके पीछे वाला हिस्सा। तो ये इसके पीछे वाला हिस्सा है और ये जो है इसके आगे वाला हिस्सा है। आगे वाले हिस्से में इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व होता है वो सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए के रूप में काम करता है, या सेम उतना ही चार्ज जो होता है पीछे की तरफ होता है। इसलिए पृष्ठ घनत्व सिग्मा जो है जस्ट इसके पीछे भी इतना ही आता है, सिग्मा इक्वल टू क्यू बाई ए के रूप में काम करता है। तो पहले जैसे ही चार्ज जब है आवेशित हो जाता है तो हम लोग इस प्लेट के द्वारा हम लोग इस प्लेट के बाहरी किसी बिंदु पर, जो इसके प्लेट से हम लोग मान लेते हैं स्मॉल आर के डिस्टेंस पर है, जिस तरीके से हम लोग बात किए थे इनफाइनाइट वायर का, तो सेम इसी प्रकार से ये भी हम लोग का डेरिवेशन होगा। जैसे इनफाइनाइट वायर का हुआ था, सेम ये भी शीट जो है इनफाइनाइट ही होगा। लेकिन इनफाइनाइट शीट होगा कैसे, तो हम लोग जानते हैं जैसे लॉन्ग वायर की हम लोग जो कल्पना किए हुए थे, ये कोई लॉन्ग वायर था जिस पे चार्जेस मान लिए थे प्लस क्यू, और इससे स्मॉल आर के डिस्टेंस पे, इसके सरफेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट की हम लोग कल्पना किए थे। तो हम लोग यहाँ पर देख रहे थे ये स्मॉल आर जो डिस्टेंस है वो इस वायर की तुलना में बहुत ही छोटा होता था, इसी कारण हम लोग इसे इनफाइनाइट वायर कहा करते थे। सेम ये भी जो सीट है और इसका जो डिस्टेंस है स्मॉल आर वो बहुत ही सूक्ष्म है, यानी इस सीट की लंबाई के तुलना में स्मॉल आर का वैल्यू जो है काफ़ी छोटा है, और छोटे होने के कारण हम लोग मान लेते हैं कि जो ये शीट है ये कैसा है, इनफाइनाइट है। तो इससे मान के चलते हैं कि जो शीट है वो हम लोग का कंडीशन में भी है इनफाइनाइट प्लेन चार्ज ऑन ए नॉन कंडक्टिंग सीट। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्मॉल आर का जो हम लोग वैल्यू रखेंगे, यानी हम लोग इतने दूरी पर पी पॉइंट को लेंगे, ये वाला पी पॉइंट है ये वाला क्यू पॉइंट, तो पी पॉइंट को लेंगे जो इसके तुलना में बहुत ही सूक्ष्म होगा, जो इस यहाँ से इस पॉइंट से, यानी इसके सेंटर पॉइंट से जहाँ से इसका सरफेस स्टार्ट हो रहा है, तो इसके सरफेस से स्मॉल आर की दूरी बहुत ही कम होगी। जैसे मान लेते हैं हम लोग सपोज दैट ये हम लोग का कोई शीट है और ये सरफेस है, तो यहाँ पर जो चार्जेस हैं वो प्लस ये दिखाई दे रहे हैं, और इस पे जो सरफेस यानी इसका जो सरफेस डेंसिटी है वो सिग्मा है। और ठीक इसी प्रकार से ये पीछे वाला जो शीट है, यानी इसके पीछे जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसका भी सरफेस डेंसिटी जो है सिग्मा है, और इस पे भी जो चार्ज है वो कैसा है, इस क्यू बाई ए के रूप में काम कर रहा है। तो हम लोग यहाँ से ध्यान देंगे, ये शीट की जो लंबाई है, यहाँ पर अगर हम लोग कोई पॉइंट चार्ज ले रहे हैं बहुत ही पास में सरफेस के पास, तो यहाँ से इसका डिस्टेंस या यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यानी ये जो सूक्ष्म डिस्टेंस होगा वो इसके लंबाई की तुलना में बहुत ही छोटा होगा, जिसके कारण हम लोग इस शीट को कह सकते हैं कि ये शीट जो है क्या है, इनफाइनाइट लेंथ का है। तो हम लोग मान के चलते हैं कि ये जो शीट है वो इनफाइनाइट लेंथ का है। तो इस स्थिति में सरफेस से स्मॉल आर डिस्टेंस पर हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की कल्पना करके चलेंगे। तो मान के चलते हैं कि स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पी पॉइंट है, तो सेम यहाँ से इधर भी स्मॉल आर डिस्टेंस पर कोई पॉइंट जो है क्यू है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक के अगर हम लोग बात करते हैं तो इस पर कुछ चार्ज जो है शीट के कारण, अगर हम लोग यहाँ पर कल्पना करें गॉसियन पृष्ठ का, तो सीट से बाहर अगर कोई पॉइंट है P और इसके माध्यम से अगर हम लोग कोई गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं, तो वो गॉसियन पृष्ठ जो हो सकता है या तो बेलनाकार हो सकता है या क्यूबॉइड नुमा हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर अगर कल्पना करें तो इसमें जो चार्ज इस सरफेस पे अगर आ जाता है, तो इस पृष्ठ से कुछ इलेक्ट्रिक्स लाइन जो होती हैं निकलनी प्रारंभ हो जाती हैं, और इस सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है E बाहर की ओर निकलता है,
और इस सरफेस का अगर हम लोग एरिया वेक्टर देखते हैं तो ये भी क्या है, बाहर की ओर है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और जो हम लोग का एरिया वेक्टर दिखाई दे रहा है दोनों जो है सेम एक ही डायरेक्शन में है। और ठीक है, अगर यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं P पॉइंट Q पॉइंट पर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होगा, एरिया वेक्टर भी बाहर की ओर होगा। तो यहाँ पर भी दोनों जो है परस्पर एक ही दिशा में है, इसलिए थीटा यहाँ जो है 0 डिग्री बनेगा और थीटा यहाँ जो होगा 0 डिग्री बनेगा। और इसके सरफेस पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है और एरिया वेक्टर सरफेस का ऊपर की ओर हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सरफेस यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा, एरिया वेक्टर इधर होगा, तो इसलिए यहाँ पर कोई फ्लक्स नहीं बनेगा और यहाँ पर जो होगा फ्लक्स जो होगा अधिकतम काउंट किया जाएगा। तो हम लोग क्यूबॉइड में अगर बात करते हैं, क्यूबॉइड के लिए लेकर चलते हैं, घनाभ के लिए लेकर चलते हैं, तो इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, नीचे इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा, ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बनेगा। तो हम लोग वहाँ पर 6 कोनों पर अगर हम लोग सरफेस पर अगर ध्यान देंगे तो केवल 2 ही सरफेस पर हमें क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त होगा और बाकी सब 4 कॉर्नरों पर यानी 4 सरफेसों पर हमें कोई भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्राप्त नहीं होगा। तो हम लोग आसानी से हम लोग P पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कल्पना कर सकते हैं। इसके लिए हम लोग करेंगे क्या, मान लेते हैं कि जो ये बेलन है तो बेलन के दोनों सिरों से होकर जाने वाला जो फ्लक्स होगा, क्योंकि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो इन दोनों सिरों पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की अगर कल्पना करते हैं तो सूक्ष्म इलेक्ट्रिक, क्योंकि एरिया जो है सूक्ष्म है, तो इसी प्रकार हम लोग मान सकते हैं कि जो सूक्ष्म इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा d∅p यानी इस पॉइंट पर, d∅q यानी इस पॉइंट पर, तो इसका वैल्यू हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर को लिख सकते हैं ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और हम लोग यहाँ पर ध्यान देंगे ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ पर अगर थीटा हम लोग देखें तो एरिया वेक्टर इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर ही है, इसलिए यहाँ पर थीटा का वैल्यू हो जाएगा 0। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए जो वैद्युत फ्लक्स, पहली बात तो यहाँ पर P पॉइंट और Q पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स बनेगा वो हो जाएगा ई डी ए प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग सरफेस पे अगर बात कर रहे हैं इस पॉइंट एन पर, तब पॉइंट एन पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो बेलन के वक्र पृष्ठ यानी सरफेस पर, यानी जिस प्रकार क्यूबॉइड के चारों फलकों पर अगर हम लोग देखेंगे तो एक फ्लक्स 0 होगा, जिस प्रकार वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर नहीं निकल सकता है, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर नहीं होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं फ्लक्स 0 हो जाएगा। तो हम लोग मान सकते हैं यहाँ पर कि बेलन के वक्र पृष्ठ के लिए वैद्युत फ्लक्स जो होगा d∅n यानी इस पॉइंट के लिए, इस सरफेस के लिए, ऊपर वाले सरफेस के लिए या नीचे वाले सरफेस के लिए, ये हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर ई डी ए कॉस थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो डिग्री है वो 90 डिग्री है, इसलिए यहाँ पर हम लोग थीटा को 90 डिग्री बना सकते हैं। तो हो जाएगा d∅n इक्वल टू डी ई इंटू डी ए कॉस 90 हो जाएगा, और कॉस 90 का वैल्यू 0 हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर कह सकते हैं कि d∅n का वैल्यू जो होगा 0 हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं नेट के लिए। अतः बेलनाकार, जैसे हम लोग देख रहे हैं कि ये जो बेलनाकार शीट है यानी जो गॉसियन पृष्ठ है, बेलनाकार गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला जो नेट फ्लक्स होगा, जो इधर से गुजर रहा है, इधर से गुजर रहा है, ऊपर से गुजर रहा है, नीचे से गुजर रहा है, चारों ओर से गुजर रहा है, तो इस स्थिति में जो नेट हम लोग का फ्लक्स होगा वो हो जाएगा φe इक्वल टू, तो हम लोग पॉइंटों को रख लेंगे, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल d∅p, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल d∅q, ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल d∅n का वैल्यू रख लेंगे। तो यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो ई डी ए हो जाएगा, ये भी ई डी ए हो जाएगा, और इसका वैल्यू हम लोगों ने काउंट कर रखा है 0 हो जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 2 इंटू इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल ई इंटू डी ए हो जाएगा। तो हम लोग इसमें कांस्टेंट है बाहर ले लेंगे, ये हो जाएगा इंटीग्रल ए डी ए हो जाएगा। तो हम लोग इस वैल्यू को ए लिख सकते हैं, क्योंकि डी ए का अगर इंटीग्रल करते हैं तो इसका वैल्यू हो जाता है ए। और गॉस लॉ से अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं गॉस लॉ में कि φe इक्वल टू जो होता है q/ε0 होता है, इसलिए इसका वैल्यू हम लोग ए से रख लेंगे 2 इंटू ई इंटू ए। और यहाँ पर हम लोग ध्यान देंगे क्यू का वैल्यू अगर यहाँ से काउंट करते हैं, सरफेस चार्ज जो डेंसिटी है वो सिग्मा इक्वल टू q/a है, तो q इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, तो q के स्थान पर सिग्मा इंटू ए रख लेंगे, ये ε0 हो जाएगा, ए से ये कैंसिल हो जाएगा, 2 को ट्रांसफर कर देंगे। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे ई का वैल्यू जो है
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर अगर कल्पना कर रहे हैं कि देख रहे हैं कि इस फॉर्मूले में कोई स्मॉल आर का नामो निशान नहीं है, यानी इस सूत्र में हमें आर दिखाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब है कि अगर हम लोग बात करें कि ये जो पी पॉइंट है इसके अगर सरफेस के काफ़ी पास होता है तो उस स्थिति में जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वह हर एक पॉइंट पर कैसा होगा, एक समान होगा। तो इसे तुम लोग नोट कर लो। हाँ, कुछ बच्चे ये भी पूछ रहे थे सर थोड़ा गॉसियन पृष्ठ के बारे में बताइए। तो पहली बात तो गॉसियन पृष्ठ होता क्या है। किसी दिए गए आवेश को, कोई अगर चार्ज दिया हुआ है तो किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ जो होता है, जो हम लोग कल्पना करते हैं कि यह मान लेते हैं कोई हम लोग का बंद पृष्ठ है, इसके अंदर जब इलेक्ट्रिक लाइन प्रवेश करता है तो किसी दिए गए आवेश को, तो कोई आवेश क्यों दिया हुआ है और परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ की अगर हम लोग कल्पना करते हैं तो इस सरफेस को ही हम लोग कहते हैं क्या, गॉसियन पृष्ठ कहकर चलते हैं। तो यहाँ से जो है इलेक्ट्रिक लाइन अगर क्यू अगर बाहर है तो इसमें इलेक्ट्रिक लाइन प्रवेश करेगा, बाहर निकलेगा। तो हम लोग यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देंगे, बाहर भी निकल सकता है और अंदर प्रवेश करेगा, लेकिन ये तो क्षेत्र पर डिपेंड करेगा कि आखिर में है कैसा। तो पहली बात तो हम लोग ध्यान देंगे किसी दिए गए आवेश को परिबद्ध करने वाला कोई भी काल्पनिक बंद पृष्ठ उस आवेश का गॉसियन पृष्ठ कहलाता है। ये थोड़ा हम लोग पढ़ा लेंगे इसमें।